हेलो स्टूडेंट्स, इट इज़ विनोद आचार्य। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा अब तक फिजिकल क्वांटिटीज़, उनकी मेजरमेंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स, सबसे बेहतरीन सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमारा रहा एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। उसके बाद हमने उसकी विशेषताएं भी बढ़ी, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एंड आफ्टर दैट some practical units of length. And now we have a new concept today. The topic to be covered order of magnitude. मैग्नीट्यूड नया वर्ड है हमारे पास इस लेवल पे। 10वीं तक जब हम हिंदी में पढ़ते थे तो हमने इसका मतलब होता था परिमाण। परिमाण के लिए सिंपल वर्ड भी यूज हो जाता है मान या वैल्यू, और ये हमने पढ़ा था वेक्टर क्वांटिटीज में, जो सदिश राशियां थी, जिनकी ऐसी राशियां जिनकी दिशा भी होती थी और परिमाण भी होता था, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो यहाँ हमारे पास आज एक नया कंसेप्ट आया है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। इसका मतलब ये हुआ कि हमने एक मेजरमेंट हुई है और मेजरमेंट का रिजल्ट आया है। अब मेजरमेंट के रिजल्ट आने के बाद अब हमने एक नया तरीका है, हमारा एक नया वे है कि हम अपने रिजल्ट के बारे में एनालाइज करते हैं। जैसे अब हमारे पास रिजल्ट आया है 14, वट एवर बी द यूनिट ऑफ 14, ये रहा 14। जब हमारा रिजल्ट आया तो हमने इसको अपने आप ही इस तरह लिख लिया है 1.4 इंटू 10, 1.4 इंटू 10। ये सिंपल वे है। जब ये 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 14 ही हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब यहां से हमने ये बोला कि हमारा जो रिजल्ट आया है ये किसी मेजरमेंट का रिजल्ट है ये, तो ये जो रिजल्ट आया है इसका ऑर्डर, अब हमारा जो रिजल्ट आया है वो किस ऑर्डर का है, तो हमने बोल दिया कि उसका जो ऑर्डर है वो 1 है। दूसरा एग्जांपल लीजिए, मान लो रिजल्ट हमारा आया है 7। अब 7 को हमने ऐसे लिख दिया 7 इंटू 10 रेज टू दी पावर 0। 7 से पहले इसको 3 मान लीजिए आप, और 3 हुआ हमारा 3 इंटू 10 रेज टू दी पावर 0। अब 10 की पावर 0 1 होता है, 1 एंड 3, और हमारा ऑर्डर हुआ। अब ऑर्डर का मतलब ये होता है समझने के लिए कि आप उसमें 10 की पावर कितनी आई है, व्हाट इज दी पावर ऑफ 10। अब यहाँ पावर ऑफ 10 कितनी है 0, इसमें पावर ऑफ 10 कितनी है, वैसे तो यहाँ भी 0 है, लेकिन जब ये 0 होती हमने ये नंबर जो हमारा ये रिजल्ट आया ये भी देखना होता। यदि ये 5 से कम है तो ऐसे ही रहेगा, और यदि ये 5 से ज़्यादा है तो यहाँ इसकी पावर बढ़ जाती है। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया 10, ये जो 7 है ये 10 में काउंट हो रहा, ये 10 की 0 और ये 10 का 1 आ रहा, और ऑर्डर इतना आया हमारा 1। दूसरा कुछ भी लिख लेते हैं हम, मान लो ये हमारे पास रिजल्ट है 68 और इसको हमने लिखा 68 है, ये ऐसे लिख दिया हमने। अब ये 5 से बड़ा है इसीलिए हमने इसको बना दिया 10, और ये हुआ 10 और ये हुआ 10 की 2, तो ऑर्डर कितना आया, इस रिजल्ट का ऑर्डर है हमारा 2। रिजल्ट यदि 34 होता तब इसको हम ये होता 3.4 इंटू 10, और ये हो जाता ये 5 से,
छोटा है, ये छोड़ना पड़ता हमें और हमारा ऑर्डर इतना आता जितना ये है, और यहाँ जितना है 1 ऑर्डर आया। इस मेजरमेंट, ये मेजरमेंट किस ऑर्डर की है? 1 ऑर्डर की है ये मेजरमेंट। ये मेजरमेंट किस ऑर्डर की है? 2 ऑर्डर की है। ये मेजरमेंट 1 ऑर्डर की है। तो अब यहां से हमें एक अंदाजा शुरू हो रहा है कि जो हम ऑर्डर ले रहे हैं वो, पहली बात तो ये है कि यह असली वैल्यू से भिन्न है, अलग है। यह असली वैल्यू से अलग है। ऑर्डर से हमें ये पता नहीं चलता है कि यह इसकी सत्यमान है, सच वैल्यू है, रियल वैल्यू है या नहीं है। जैसे हमारे पास यहां 34 है और 34 का ऑर्डर आया 10 रेज़ टू द पावर 1। 10 रेज़ टू द पावर 1 का मतलब है 10। तो 34 को हमने 10 में मान लिया। दूसरी तरफ हमारे पास यहां है 68, उसका ऑर्डर हमने बना दिया 10 रेज़ टू 2। ऑर्डर 2 का मतलब हो रहा है 10 रेज़ टू द पावर 2 जैसा है। ये जो मान आया है ये ऑर्डर 2 में है मान, और ऑर्डर 2 का मतलब हो रहा 10 की पावर 2 जैसी वैल्यू है, और 10 की पावर 2 100 होती है। अब ये 100 तो नहीं है, पर ये 100 थे, ये मान लिया इसने। अब भाई ये 100 की बराबर सा है। अब दूसरा ये 10 के बराबर सा है, ये इसने मान लिया। इसकी जो वो 7 था, ऑर्डर आया 1, ये फिर 10 की पावर 1, ये भी 10 के बराबर है। अब यहाँ 34 देखिए आप, 34 या इसको देखिए आप 68 को। 68 दो चीज़ों के बीच में है। यहाँ हमें नजर आ रहा था कि इसका ऑर्डर होना चाहिए 1, और रियल में ऑर्डर बना दिया हमने इसका 2। इसका मतलब ये हुआ कि यह जो ये है 68, ये दो चीज़ों के बीच में लाई करता है, 10 की पावर 1 रे और 10 की पावर 2 रे। तो अब हमने ऑर्डर के विषय में ये बात हमारे मन में थोड़ी थोड़ी आ रही है कि जो नियरेस्ट वैल्यू होती है 10 की, हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को 10 की पावर के रूप में लिखते हैं। हमने इसकी 2 वैल्यू मान ली। थोड़ी देर के लिए मान लो इसके 2 ऑर्डर हैं, 10 रेज़ टू द पावर 1 भी और 10 रेज़ टू द पावर 2 भी है, जिसके ये नियरेस्ट है, जिसके ये पास है। अब जब ये 68 है, इन ये 10 है और ये 100 है, इनके बीच में, अब ये तो 50 और 60 के आसपास होता है, 50 से, तब तो ये 50 से छोटा होता तो ये 10 की तरफ होता। अब ये 68 है, ये 100 के पास है, तो हमने इसका ऑर्डर ये ले लिया है। और भी जैसे मान लो, अब ये तो छोटी वो थी, अब और ले लेते हैं। अब साइज ऑफ द अर्थ की बात करते हैं हम। साइज ऑफ अर्थ, साइज ऑफ अर्थ मीन्स रेडियस ऑफ अर्थ, और ये है हमारी इतनी किलोमीटर। मीटर बनाइए इससे। इसमें से 2 पहले 0 बाहर ले लेते हैं, ये हुआ 25 मीटर, और बाद में ये हो गया 64 × 10⁶ मीटर। अब ये हमारी मेजरमेंट आई है, ये हमारी अर्थ की जो पृथ्वी है उसकी त्रिज्या का मान है। अब हमारी मेजरमेंट इतनी आई है। अब उसने पूछा है कि भाई हमने ये मेजरमेंट हुई, इस मेजरमेंट का ऑर्डर बताइए। तो हमने बताया इसका ऑर्डर है, वैसे तो 6 नजर आ रहा है, पर ये 5 से ज्यादा है, ऑर्डर 7 है। हमने चोरी 6.4, हमने किसी फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है, हमने उसकी पावर ऑफ 10 में लेना है, और जो उसके पास नियरेस्ट हो रहा वो लेना है। तो ऊपर मैंने लिखा हुआ है कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड से आप क्या समझते हैं? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी इज दैट पावर ऑफ 10, वो 10 की पावर होती है विच इज नियरेस्ट टू इट्स मैग्नीट्यूड, जो उसके मान के, यहां मान लो इसकी वैल्यू या मान, जो उसके मान के नजदीक हो 10 की वो पावर, उस
क्वांटिटी की ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोला जाता है। जैसे हमारे पास मैंने ले लिया 76 है, अब 76 तो ऐसे आएगा 7.6 इंटू 10⁻⁻1। अब इसका ऑर्डर कितना आएगा 2। अब इसका ऑर्डर कितना आया 2। शायद ये बात समझ आई हो तो कि अब ऑर्डर 2 मीन्स इसके नियरेस्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 76 है वो दो चीजों के बीच में है, इन दोनों के बीच में है। ये देखिए ये 10⁻1 और 10⁻2 के बीच में है। तो जो पास किसके है, ये 10 के पास है या 100 के पास है। यदि इनको बीच में रख दें हम, ये 10 के पास रहेगा या 100 के पास रहेगा, ये 100 के पास रहेगा, इसलिए ऑर्डर क्या हुआ उसका 2 ऑर्डर हुआ। और अब देखो, अब दोबारा देख लो, द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी इज दैट पावर ऑफ 10, उसकी वो 10 की पावर होती है विच इज नियरेस्ट टू इट्स मैग्नीट्यूड, जो उसके मैग्नीट्यूड में, विच इज नियरेस्ट टू इट्स मैग्नीट्यूड, जो मैग्नीट्यूड में उससे नज़दीक वाली वैल्यू साबित हो। तो अब हमारे पास जो अगला टॉपिक हमने पढ़ना है वो है मेजरमेंट ऑफ लेंथ। मेजरमेंट ऑफ लेंथ में हमारे पास मेजरमेंट ऑफ लेंथ के 2 वेज हैं, 2 तरीके हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ लेंथ के 2 तरीके हमारे पास हैं। पहला तरीका है हमारा डायरेक्ट मेथड, और दूसरा मेथड है हमारा इनडायरेक्ट मेथड। हमने लंबाई मापनी है, एक तो डायरेक्ट मेथड से मापी जाएगी और एक इनडायरेक्ट मेथड से मापी जाएगी। डायरेक्ट मेथड से हमारे पास जो, ये देखिए मेरे पास क्या है, ये फुटा है, स्केल है। तो ये डायरेक्ट मेथड में हमारा जो पहला तरीका है वो है मीटर स्केल से माप सकते हैं इसको, डायरेक्ट, ये इसकी सहायता से। दूसरा तरीका हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बोलते हैं हम वर्नियर। वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर एक इंस्ट्रूमेंट है जो लंबाई मापता है। ये होता है, ये हमारे पास जब भी आप ये हमारा सारी क्लासेस दोबारा शुरू हो जाएंगी तो ये लैब्स में मिलता है, हमारे पास लैब में रहता है वर्नियर, इससे मापते हैं। थर्ड हमारे पास होता है, थर्ड ये सीधा डायरेक्ट मेथड से है ये हमारे पास, या तो आप मीटर स्केल लीजिए, ये वर्नियर से मापिए। तीसरा हमारे पास होता है माइक्रोमीटर, और चौथा हमारे पास होता है स्फेरोमीटर। ये 4 मेथड्स हैं हमारे पास। अब ये होता है माइक्रोमीटर, यस इट इज माइक्रोमीटर। इसको हैंडल कैसे होते हैं, जब आप लोग लैब में आ जाएंगे, ये क्लासेस शुरू हो जाएंगी तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। और ये हमारे पास स्फेरोमीटर होता है, ये हमारे पास स्फेरोमीटर होता है। और ये चारों ही मेथड हमारे ऐसे हैं कि आपके पास मान लो ऑब्जेक्ट है कोई, और उस ऑब्जेक्ट की आपने लेंथ चाहिए, तो ये डायरेक्ट मेथड है। आप ऐसे लीजिए, वो मीटर उठाइए और नाप लीजिए। यदि ये ज़्यादा छोटी हैं तो आप वर्नियर उठा लीजिए, यदि आपका ऑब्जेक्ट वर्नियर से भी पतला है, छोटा है, तो आप स्क्रू गेज उठा लीजिए, यदि उससे भी छोटा है तो आप स्फेरोमीटर उठा लीजिए। ये डायरेक्ट मेथड है हमारे पास जो मेजरमेंट, लेंथ की मेजरमेंट में यूज होते हैं। आज एक दूसरा मेथड भी हमारे पास है, इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड का मतलब ये हुआ कि आपको लंबाई भी मापनी है और आपको ऑब्जेक्ट के पास तक भी नहीं जाना है। अब जैसे किसी चीज़ को की लंबाई मापनी है, जैसे यहाँ से और चांद कितनी दूर है,
अब बताओ इतना बड़ा मीटर भी नहीं है हमारे पास भाई वो मीटर ले हम और ऐसे हवा में चलते रहें। पहले आधा मीटर 1 मीटर हुआ, फिर 2 मीटर, फिर 3 मीटर, फिर 4 मीटर और हवा में ऐसे चलते रहे हम, ऐसे नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। यदि हम अर्थ और मून के बीच की जो डिस्टेंस है वो मापना चाहते हैं तो ये डायरेक्ट मेथड से संभव नहीं है। इसीलिए फिजिक्स में हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड्स भी हैं जिनसे हम डिस्टेंस या फिर लंबाई को नापते हैं। और इनडायरेक्ट मेथड्स में हमारा पहला मेथड है इको मेथड। इको मेथड इको मेथड। अब इको मेथड, अब यहाँ आपने इस तरह यदि पहाड़ियों के बारे में टीवी में देखा होगा आपने ऐसा, ये हमारे पास एक ही पहाड़ी मैंने बनाई है और यहाँ ये तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है P, यहाँ हम हैं, यहाँ है। यदि यहाँ से कोई आवाज़ दी जाए, वो आवाज़ साउंड वेव की बात हो रही है, वो साउंड वेव यहाँ से रिफ्लेक्शन होकर वापिस आ जाती है। इस फेनोमेना को हम इको बोलते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि जब साउंड यहाँ से चलेगी और किसी ऑब्जेक्ट से टकराएगी तो वहाँ से परावर्तित हो जाती है, रिफ्लेक्शन होकर दोबारा उसी पॉइंट पर आ जाती है। इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? इको। इको इज द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इको इज द फिनोमेना ऑफ रिपीटेशन ऑफ साउंड, रिपीटेशन ऑफ साउंड। इको इज द फिनोमेना ऑफ phenomenon of repetition of sound दोबारा रिपीट हो रही, repetition of sound after reflection from a distant ऑब्जेक्ट। डिस्टेंट का मतलब होता है दूर। किसी दूर ऑब्जेक्ट से आवाज रिफ्लेक्शन होकर परावर्तन होकर ध्वनि का परावर्तन होकर वापिस आ जाना इको कहलाता है। इसीलिए यह मेथड रिफ्लेक्शन मेथड भी कहलाता है। रिफ्लेक्शन मेथड बी ड्यू टू दिस, इसी वजह से दिस मेथड इज आल्सो कॉल्ड रिफ्लेक्शन मेथड। अब हमारे पास ये हिल है, एक पहाड़ी है और यहां ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। ऑब्जर्वेशन पॉइंट का मतलब है हम यहां बैठे हैं और यहां से ऑब्जर्वेशन चल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से यहां तक की दूरी मापनी है। ये इनडायरेक्ट मेथड है हमारा। यहां से अब यहां से यहां तक की जो दूरी है वो हमने मान ली है x है। इसका मतलब ये हुआ कि जब यहां से ध्वनि जाएगी वो x जाएगी, x दूर तक जाएगी और फिर वापिस आ जाएगी। इस दौरान जो भी समय होगा वो भी हम नोट कर लेंगे। चलो इसको आगे लिखते हैं। Consider an observation point. Consider a observation point P from which the distance of the hill
is to be calculated, is to be calculated। मान लो P वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जहां से पहाड़ी की दूरी नापी जानी है। अच्छा जी, यहां से फिर एक आवाज छोड़ी जाएगी, एक शॉट किया जाएगा, गोली चलाई जाएगी, यही मान लिया हमने कि भाई एक शॉट खेला जाएगा। लेट ए शॉट इज फायर्ड from the point P the sound waves reflected back in time t, इन टाइम t, आने और जाने में टाइम लगा है कितना t। लेट v बी द वेलोसिटी ऑफ द साउंड, v बी द वेलोसिटी ऑफ साउंड, लेट v बी द वेलोसिटी ऑफ द साउंड। तो हमारे पास क्या होता है, याद देखिए, दूरी बराबर होती है चाल इंटू समय, यही होता है ना। तो दूरी कितनी हुई हमारी आने और जाने में दूरी h प्लस h, और चाल हमने मान ली v है, समय t हुआ यस। एज जैसा कि डिस्टेंस बराबर होती है, डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इंटू टाइम या स्पीड इंटू टाइम, और डिस्टेंस हुआ हमारा आने में x, जाने में x, वेलोसिटी हुई v इंटू टी, और ये हुआ 2x बराबर v इंटू टी, और x बराबर आया v इंटू टी बाय 2। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ v एंड t, value of v and t, by putting the value of v and t, we can easily calculate s। yes, अब ये देखिए कि हम पहाड़ी के पास तो नहीं पहुंचे और हमने अपना साइंस का फॉर्मूला यूज किया और पहुंच गए हम उस स्थिति में जहां हम ये बता सकते हैं कि हमारे पास जो ये पहाड़ी है हमारी स्थिति से कितनी दूर है, ये पहाड़ी हमारी स्थिति से कितनी दूर है। अब ये हमारा इनडायरेक्ट मेथड हुआ। इनडायरेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष, एक ऐसा मेथड जिसमें आप ऑब्जेक्ट के पास भी नहीं पहुंचे, उसके बावजूद आपने ये बता दिया कि वो ऑब्जेक्ट हमारे से कितनी दूर है। इसी सीरीज में हमारा दूसरा मेथड है दूसरा मेथड है हमारा लेजर मेथड। दूसरा मेथड है हमारा लेजर मेथड। लेजर लाइट आप सब ने सुनी हुई है, नई लाइट है, ऐसी नई चीज़ नहीं है। लेजर लाइट आप सभी ने सुनी हुई है, बच्चे खेलते हैं उसे, मेले वेले में से लेके आते हैं। और मेरे पास तो नहीं है, मतलब आपने सुनी हुई है। ये जो हम चाबी वाबी के छल्ले भी होते हैं, इनमें भी बच्चों के पास मैंने देखा है। तो लेजर लाइट, अब लेजर मेथड भी एक ऐसा मेथड है जिससे हम किसी ऑब्जेक्ट के पास जाए बिना ये पता लगा सकते हैं कि वह ऑब्जेक्ट हमारे से कितनी दूर है। जैसे अब मैंने अभी वो लिया था, जैसे हम ना यहाँ अर्थ पे हैं, वी आर ऑन अर्थ, धरती पे ही हैं सभी, और ये यहाँ चंदा मामा है, इट्स मून। और हमने यहाँ से
बैठे बैठे ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की ये निकालनी है, ये मैंने एक्स मान ली है और ये निकालनी है। अब वो कहते हैं लेजर मेथड से ये निकाली जा सकती है। अब लेजर मेथड से कैसे निकाली ने इसको, यहाँ से लेजर की लाइट, इसका मतलब प्रकाश की जो किरणें हैं, लेजर लाइट जाएगी, वो यहाँ से रिफ्लेक्शन होगी और वापस फिर यहाँ जाएगी, और वो x ये हमने मान लिया यहाँ से यहाँ तक की दूरी है x, और आने और जाने में जो समय लगेगा वो होगा t। और सिमिलरली इसका प्रिंसिपल वही है, दिस मेथड आल्सो, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन इको मेथड, इको और रिफ्लेक्शन मेथड, इको या रिफ्लेक्शन मेथड। ए बीम ऑफ लेजर लाइट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम ए सोर्स टू दी ऑब्जेक्ट, जहां उस ऑब्जेक्ट पर भेजी जाती है, ट्रांसमिट की जाती है, और थोड़ी देर में वो वापस आ जाती है। लेजर मेथड में हमने ये अर्थ, ये मून, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो x और टाइम पीरियड हुआ t, और हमने लिखा द लेजर लाइट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम अर्थ, अर्थ से वो छोड़ी है लेजर लाइट, एंड रिसीव्ड बैक इन टाइम t, टाइम पीरियड हुआ है t। लेट्स सी बी द वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ इज x। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक x, आने में और जाने में x प्लस x, जो टोटल डिस्टेंस हमारा हुआ वो हुआ 2x। अब यहाँ फिर हमने वही मेथड, क्योंकि हमने बोला है अभी कि दिस मेथड इज आल्सो डिपेंड ऑन दी, आल्सो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द इको मेथड, तो हमारे पास ये आ रहा है सिमिलरली सेम x प्लस x इज इक्वल टू c इंटू टी। पहले यहाँ v इंटू टी आया था, तो क्योंकि वो वेलोसिटी ऑफ साउंड थी, अब हमारे पास वेलोसिटी ऑफ लाइट है, लेजर में लाइट यूज की है, और यहाँ से विद द हेल्प ऑफ वैल्यू ऑफ c एंड t वी कैन इजीली कैलकुलेट x। एंड व्हाट इज x? x इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। ऐसे दो ऑब्जेक्ट जिनके बीच में यदि हम डायरेक्ट मेथड से अपने इंस्ट्रूमेंट से मापना चाहते तो ये दूरी हमारे लिए माप पानी संभव ही नहीं थी, ये नापना आसान नहीं था। हमने इनडायरेक्ट मेथड यूज किया और ये हमने इसको मेजर कर लिया है। इसी सीरीज में हमारा थर्ड मेथड है जो है वो है रडार मेथड। रडार इस मेथड में हम रेडियो वेव यूज करते हैं। जैसे हमने ईटो मेथड में साउंड वेव यूज की, हमने लेजर लाइट में लाइट को यूज किया लेजर मेथड में, इसी तरह रडार मेथड में हम रेडियो वेव्स को यूज करते हैं। और जैसे यहाँ कोई एरोप्लेन है, ये ऐसा मेथड है जो एरोप्लेन की पोजीशन को बताने में, उसकी डिटेक्शन में हमारा यूज कर, ये रडार सेंटर है, यहाँ से एरोप्लेन के पास भेजी जाएगी ऐसे रेडियो वेव्स, ये वहाँ से रिफ्लेक्शन होगा। सेम मेथड ईटो मेथड का ही है दूसरा, इसी ईटो मेथड के प्रिंसिपल पे ही आधारित ये हमारा दूसरा मेथड है। और यदि ये डिस्टेंस इन दोनों के बीच में x है और वेलोसिटी ऑफ रेडियो वेव्स इज v है और द टोटल ड्यूरेशन ऑफ टाइम इज t, देन व्हाट इज दी x, व्हाट इज दी रडार स्टेशन से, ये हमारा रडार स्टेशन है जहाँ से ये रेडियो वेव्स भेजी जाती हैं। अब हमने यहाँ से और इस एरोप्लेन के बीच की दूरी निकालनी है, तो सिमिलर मेथड है हमारा कि x प्लस x इज इक्वल टू वी इंटू टी। ये मेथड भी आप लोगों ने अपनी बुक्स में से पढ़ लेना है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जो काम किया, हमने देखा कि लेंथ को दो प्रकार के मेथड से हम नाप सकते हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हैं, हमने 4 इंस्ट्रूमेंट आपको बताई भी और दिखाई भी, और उसके बाद इनडायरेक्ट मेथड में हमने 3 मेथड्स हमने पढ़े हैं। पहला हमारा था ईटो मेथड, फिर था हमारा लेजर मेथड, और लास्ट में हमारे पास ये रडार मेथड है। और इन सब को आप सभी ने
अच्छी तरह पढ़ लेना है। और इस सीरीज़ में जो अगला लेक्चर होगा वो हम कल फिर आएंगे आपके पास। ओके, एट लास्ट आई वांट टू से ओनली वन थिंग, फिजिक्स आसान है।